गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और सेल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था हमने। सेल की डेफिनेशन क्या होती है, ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। इन सब में रिलेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर लिया था। दो सेल लिए थे, दोनों को सीरीज कंबाइन करके इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वही उसी हिसाब से हम दो सेल लेंगे, दोनों को पैरेलली कंबाइन करेंगे, दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ हम फाइंड आउट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो सपोज आपके पास दो सेल हैं जिनकी ईएमएफ E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। सपोज दैट आपके पास दो सेल है। सपोज दैट टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 and E2 and internal resistances are small r1 and r2 combined in parallel combination with external circuit of resistance capital R, with external circuit of resistance capital R। क्वेश्चन समझ में आया? दो सेल जिनके EMF E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलली कंबाइंड है विद एक्सटर्नल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है ना। पहले हमने सीरीज में सीखा था, यही हम पैरेलली करेंगे। तो देखो पहला सेल जिसका ईएमएफ आपने मान लिया E1 है, प्लस माइनस ये सेल का सिंबल था, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर दो, स्मॉल r1। ये आपका फर्स्ट सेल हो गया जो AB के बीच कनेक्ट है ऐसे। दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 है, जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R2 है। ये आपका C और D के बीच कनेक्ट है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इसके साथ ये कनेक्ट है पैरेलल। एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इसके साथ ये कनेक्ट है। अब ध्यान से देख बेटा, E1 जो सेल है उससे सपोज करंट आई I1 और E2 जो सेल है उससे करंट आई आपकी I2। उससे करंट कितनी हुई? I2। E2 जो सेल उससे करंट सपोज आई आपकी I2। I1 इधर से I2 इधर से, दोनों यहां पे आके कंबाइंड हो गए और टोटल करंट क्या बन गई आपके पास? I। पैरेलल में करंट डिफरेंट, इसमें I1 इसमें I2, टोटल I हो गई जो इसमें फ्लो करेगी। जब करंट इसमें I फ्लो करेगी तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या बोले टर्मिनल वोल्टेज V होगा। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो अगर इसके अक्रॉस V है तो यहां पे भी V होगा और यहां पे भी टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? V। इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V और इसके अक्रॉस में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बेटा? V। इसके अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V, इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V, और जो हमारा R के एंड के अक्रॉस, R के एंड्स के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या होगा? V होगा। अब देखो आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के रिलेशनशिप में फॉर फर्स्ट सेल V की वैल्यू कैलकुलेट करो। फॉर फर्स्ट सेल टर्मिनल वोल्टेज बताओ V की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट सेल है ना, AB के बीच जो कनेक्ट है, टर्मिनल वोल्टेज V, EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसमें से करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1। देन V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 स्मॉल R1। I1 स्मॉल R1। मुझे तो I1 फाइंड आउट करना, मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा, V को इधर ले आऊंगा और R1 का डिवाइड कर दूंगा। देन I1 की जो वैल्यू आई वो E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड सेल के लिए देखो, फॉर सेकंड सेल जो इसके साथ पैरेलली कंबाइंड है, टर्मिनल वोल्टेज की बात करें अपन, टर्मिनल वोल्टेज V equals to E2 minus I2 R2।
V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, इसका टर्मिनल वोल्टेज V, EMF E2, रेजिस्टेंस R2, देन V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं बताओ I2 कितना होगा, तो आप I2 को इधर लाओगे, V को उस तरफ ले जाओगे, तो E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देख बेटा, ये I1 ये I2 और टोटल करंट कितनी हो गई I। अगर हम टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट इन द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू होगी I1 प्लस I2, I1 प्लस, अब आप इस इक्वेशन में I1 I2 की वैल्यू पुट कर लो, इस इक्वेशन में क्या कर लो, I1 I2 की वैल्यू पुट कर लो, देन I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू आपके पास ये है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2। R1 का इसमें भी डिवाइड कर लो, इसमें भी डिवाइड कर लो, ऐसे R2 भी डिवाइड कर लो, देन I इक्वल्स टू हो गया आपके पास E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ध्यान से देखो, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों में से V कॉमन ले लेंगे, तो I इक्वल्स टू आ गया E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस, इन दोनों में से माइनस V कॉमन है, इसमें से और इसमें से माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान से देखो, यहाँ एलसीएम ले लो R1 R2, तो I की वैल्यू आ गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V, इसमें भी R1 R2 एलसीएम ले लिया, और क्या बचा R1 प्लस। अब मैं यहाँ से अगर V फाइंड आउट करना चाहूँ, इस इक्वेशन से V फाइंड आउट करना चाहूँ, तो इस वाले टर्म को तो मैं इस तरफ ले आऊंगा और I को उस तरफ ले जाऊंगा, तो V इक्वल्स टू या V मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इक्वल्स टू, ये माइनस वाली क्वांटिटी इधर आके प्लस की होगी, I उधर जाके माइनस का है, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस का R2। अब एक्चुअली मुझे तो केवल V फाइंड आउट करना है ना, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लो बोथ साइड, तो आपके पास देखो रिलेशन क्या है, यहाँ तो केवल V बचेगा जब डिवाइड करेंगे, और इसमें डिवाइड करेंगे ना इसका, तो R1 R2 तो कट जाएगा, ये वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, आपके पास इक्वेशन आएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस, जब इसका I में डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आएगा आपके पास। इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट लिखना है और फिर V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर मैं इससे कंपैरिजन कर लूंगा जिससे मेरा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था वैसे ही करना है, आपको दोनों सेल का एक सेल बनाना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए दोनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस सोचना है, और फिर एक्सटर्नल सर्किट वही है आपका, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो और फिर आप उसके लिए V सॉल्व करो। देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बोलो क्या होगा, दोनों सेल का एक सेल बना लिया जिसका EMF क्या लिखोगे E इक्विवेलेंट, R क्या सोचोगे R इक्विवेलेंट, ठीक है, और फिर हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, ये लो साहब कैपिटल R से, करंट आपकी I आ रही थी वहां से, इसमें करंट I फ्लो करेगी, टर्मिनल वोल्टेज V, और अब मैं आपसे पूछूं बताओ V की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन कर लो, ये फोर्थ इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन दोनों का कंपैरिजन करो, ये V इक्वल्स टू वो भी V इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, E इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखी हुई है वैल्यू ये, इक्विवेलेंट EMF तो ये हो गया, और ये अपना क्या हो गया R इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके साथ I भी मल्टीप्लाई था, यहाँ पे I भी था, ठीक है ना, माइनस का I होगा, ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का I होगा, ये माइनस का I था ना तो माइनस का I रहेगा, प्लस का थोड़ी होगा। कंपैरिजन करो, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ का कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट क्या मिला आपको, E इक्विवेलेंट की जगह क्या है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2,
इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। आपसे पूछा जाए आर इक्विवेलेंट बोलो, तो आप आर इक्विवेलेंट की जगह कंपेयर करने से पता चला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 R1 प्लस ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। जब दो सेल पैरेलली कंबाइंड थे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत आसान था फार्मूला। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं अपन। कुछ स्पेशल केसेस में जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था वैसे इसमें करना है। इक्विवेलेंट जो स्पेशल केसेस है उसमें फर्स्ट केस में मैंने बोला कि सपोज फर्स्ट केस में मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं E1 E2 दो ही सेल थे, दोनों का ईएमएफ इक्वल है और वो किसके इक्वल मान लिया E के इक्वल। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 जिसको मैंने क्या लिख दिया स्मॉल r। अब मैं क्या करूंगा ये दोनों वैल्यू जो है वो इन दोनों इक्वेशन पुट करूंगा 5th और 6th में। 5th में आप पुट करो इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 की जगह आप E पुट करोगे R2 की जगह भी R प्लस ER अपॉन R प्लस R। कितना आ गया ट्वाइस ER अपॉन ट्वाइस R। R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, कितना बचा E। अगर आपका ईएमएफ इक्वल है दोनों सेल का पैरेलली कंबाइन किया है तो ध्यान से देख इक्विवेलेंट ईएमएफ E आएगा। इसी तरह से अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं इसमें भी R1 R2 इक्वल्स टू पुट कर दूं तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा बेटा स्मॉल r मल्टीप्लाई स्मॉल r अपॉन ट्वाइस r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट आ गया आपके पास R/2। ये उस सिचुएशन में आया जब दोनों का ईएमएफ इक्वल था, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल था। तो एक स्पेशल केस हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही मैं एक बात और करूं कि सपोज मेरे पास n सेल्स पैरेलली कंबाइंड है जिनकी ईएमएफ इक्वल है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया। n सेल जो है वो पैरेलली कंबाइंड है। सेकंड केस देखो इफ स्मॉल n cell are connected in parallel और एक कंडीशन है इनकी कि E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 अप टू En जो है वो किसके इक्वल है E के। मैं बोलूं इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी क्या है इक्वल, सब आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलो, इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका E होगा। मैं पूछूं R इक्विवेलेंट बोलो, वो होगा R/N। सॉल्व करने से फॉर्मूला यही है। अगर मैं सर्किट से करंट की बात करूं तो करंट का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, E इक्विवेलेंट E हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R/N। इस तरह से हम करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्किट के अंदर हम करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर दो स्पेशल केस थे। हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट भी पता कर लिया। अब हमारे पास छोटे-छोटे दो टॉपिक बचते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। छोटे-छोटे दो टॉपिक है, उनको आपने वैसे तो 10th क्लास में डिस्कस कर लिए थे। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर की जो डेफिनेशन है वो 10th क्लास में सीखी थी। एनर्जी को कैसे डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, या सिंपल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। एनर्जी क्या होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर क्या होती है, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी होती है, और पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट। पावर जो वर्क डन की रेट होती है, ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन हमारा चेंज होता है उसे हम पावर बोलते हैं। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं समझाता हूं इसको अच्छे से। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका मतलब कोई हम वर्क डन करेंगे। देखो मैं एक चीज बताता हूं, आपके पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, सेल से कनेक्ट किया हुआ है जिसका ईएमएफ E या टर्मिनल वोल्टेज V है। मैं ऐसा बोलूं, जैसे आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे इसमें से करंट निकलेगी कैपिटल है। इस करंट का काम क्या होगा, ये करंट जो है वो V से एनर्जी लेगी, यहाँ से एनर्जी लेगी, बैटरी से या सेल से एनर्जी लेती है, करंट जो है वो एनर्जी को कैरी करती है। तो इस डायरेक्शन में एनर्जी को लेके जाएगी, R को एनर्जी देगी, जैसे एनर्जी खत्म होगी वापस माइनस के पास आएगी, फिर एनर्जी उठाएगी। तो कंटिन्यू करंट का काम क्या हुआ, एनर्जी को कैरी करना। और वो एनर्जी कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
करंट कौन सी एनर्जी कैरी करेगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे आपका जो इक्विपमेंट, जैसे आपने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है तो वो ग्लो करता है। सिंपल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? वो कब तक ग्लो करेगा? जब तक आपकी बैटरी चार्ज है, जब तक आपकी बैटरी के पास एनर्जी है। अगर बैटरी की एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम बोलते हैं डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज होने के बाद एनर्जी कैरी नहीं होगी, करंट जो है वो एनर्जी ले नहीं जा पाएगी और आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपको पहले से पता था कि करंट जो है वो एनर्जी को कैरी करती है, और वो कौन सी एनर्जी होगी बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है हमें पता है। जब करंट फ्लो होती है सर्किट में तो चार्ज भी फ्लो होता है। तो मैंने ऐसा मान लिया कि सपोज Q चार्ज t टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। सपोज दैट small q charge flowing for time small t. Suppose that small q charge flowing for time small t. Small t टाइम के लिए q चार्ज इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। Then करंट कितनी होगी? I equals to q by t. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ा हुआ है तो यहां से q की वैल्यू क्या आ गई? q इक्वल्स टू it। कितना चार्ज फ्लो हुआ t टाइम के लिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें वर्क डन होगा। जब चार्ज q फ्लो हो रहा है t टाइम के लिए तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन फॉर flowing charge small q, W equals to VQ। V की डेफिनेशन यही पढ़ी थी, V equals to W upon Q, then W equals to VQ। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से Q की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। ये वर्कडन ये एज एनर्जी, ये वर्कडन जो होगा वही मेरा इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। W equals to V, Q की जगह मैंने रख दिया I into T। एक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। दूसरा मैं ओम्स लॉ से जानता हूं V इक्वल्स टू I R। देन W कितना हो जाएगा? V की जगह आप IR पुट कर लोगे, I स्क्वायर इनटू R इनटू T। एक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में I की जगह V by R पुट कर देना। देन तीसरा जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो आपके पास आ गया v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू rt। इसी इक्वेशन में आपने I की जगह v by r पुट कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, r से r कट गया। देन w की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन r इनटू t। तो अपने पास एनर्जी का ये तीसरा फार्मूला आ गया। इस तरह से आपने एनर्जी के तीन फार्मूले पता कर लिए। पहला फार्मूला v i इनटू t। अगर आपको t टाइम के लिए चार्ज फ्लो कराया v और i गिवन है सर्किट का तो हम एनर्जी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। I R T रिलेशन गिवन है तो इससे होना, और V R और T का रिलेशन है तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान होता है। तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। वैसे एक्चुअल में एनर्जी की यूनिट जूल होती है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। जब हम चार्ज वार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे अपन। उसके बाद में इसकी यूनिट जो है ना, एक एनर्जी की एक और यूनिट होती है किलोवाट आवर, जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं। किलोवाट आवर जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। आपके जो घरों में इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसमें अपन यूनिट मेजर करते हैं कि भाई 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 1000 यूनिट है, जो भी है, वो कितनी एनर्जी होगी उसको हम एक्चुअल में किलोवाट आवर, उस मीटर में लिखा होता है किलोवाट आवर, वहां से लिखा होता है kWh। 1 kWh जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। एक यूनिट एनर्जी जो है वो 1 kWh के इक्वल होती है। अब आपसे पूछा जाए कि ये 1 kWh यूनिट जो है आपकी कितने जूल के इक्वल होगी, इसमें कितना जूल होता है? तो देखो 1 kWh, k मतलब किलो, 1 मल्टीप्लाई 1000, W जो है वो क्या होगी? वाट, किलो वाट आवर बोलते हैं। वाट जो है वो पावर की यूनिट होती है, जिसे हम बोलेंगे जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई एक आवर में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। 10th क्लास में पढ़ा था, सेकंड से सेकंड उड़ गया। 1 किलोवाट आवर, देन 1 किलोवाट आवर, उसमें आपके पास कितनी एनर्जी आ गई? 3600 मल्टीप्लाई 1000 जूल मींस 3.6 into 10 to the power 6 जूल। कितनी एनर्जी होती है? 1 किलोवाट आवर में
3.6 into 10⁶ जूल एनर्जी होती है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमें ये भी पता करना है। अब आपसे पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसा डिफाइन करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो उसको भी हम पता कर लेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट को क्या लिखेंगे? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, वोल्ट की डेफिनेशन जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। देन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 10⁻⁻19 जूल एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसी हुई? स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। जब हम एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे तब एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी सुनेंगे। अब लास्ट टॉपिक बचा इसका इलेक्ट्रिक पावर। पावर को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है ना। कैपेसिटी तो आपने बोली, एनर्जी तो वाट टन की जो रेट होती है उसे हम पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। तो डेफिनेशन तो सिंपल है। P का फॉर्मूला आप लिखोगे W/T। आपने एनर्जी के 3 फॉर्मूले डेराइव किए, तीनों वैल्यूज यहां पुट कर लो, P के 3 फॉर्मूले आ जाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूले से देखो, P = VI × T। W का एक फॉर्मूला था अपॉन T, T से T कैंसिल, देन P = क्या आ गया? V × I। पावर का फॉर्मूला ये भी होता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिलती है। किसी इंस्टेंट पे पावर कैलकुलेट करनी है तो V और I का मल्टीपल करो, ठीक है ना। अब करंट कौन से लेंगे? अल्टरनेटिव है कि डीसी है, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे की बात है। नेक्स्ट, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं V²/R वाला या I²/R वाला, देन I²R × T/T। T से फिर T कैंसिल हो गया, तो P का एक और फॉर्मूला आ गया I²R, और तीसरा फॉर्मूला होगा V²/R × T। T से फिर T कैंसिल हो गया, तीसरा फॉर्मूला आ गया V²/R। इस तरह से हमने पावर के 3 फॉर्मूले निकाल लिए। जैसे हमने एनर्जी पढ़ी थी वैसे हमने पावर के 3 फॉर्मूलों की बात करी। इजी है ये तीनों फॉर्मूले। पावर की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद आप देखो पावर को अपन किलो, इसकी एक्चुअल यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट अपन जूल पर सेकंड लिखते हैं, वो क्या होती है? वाट। अगर हम बड़ी पावर की बात करें, किलोवाट, आपसे पूछा जाए 1 किलोवाट तो 10⁻³ वाट। आपसे पूछा जाए 1 मेगावाट, सुना होगा, 10⁻⁶ वाट। आपसे पूछा जाए 1 गीगावाट, आप लिखोगे 10⁻⁹ वाट। 1 टेरावाट, 10⁻12 वाट, ठीक है ना। ये बड़ी यूनिट्स होती है। 1 HP भी सुना होगा, 1 हॉर्स पावर जो है ना वो 746 वाट के इक्वल होती है। 1 HP जो है वो 746 वाट के इक्वल होती है। देखो हीट में और एनर्जी में एक रिलेशन होता है, W/H। एक थ्योरम पढ़ेंगे W/H, देन W = अपन लिखते हैं J × H, जहां पे J क्या है? जूल कांस्टेंट। J को हम बोलते हैं जूल कांस्टेंट। तो यहां से अगर H की वैल्यू अगर आए, हम कैलोरी में मेजर करें तो W/J, जो एनर्जी है उसमें J का डिवाइड कर देंगे, 4.2। 1 जूल = 4.2 कैलोरी, कुछ ऐसा पढ़ेंगे। तो ये आंसर कैलोरी में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। एक रिलेशन है हीट का और एनर्जी का, सिंपल है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके आप न्यूमेरिकल सारे डिस्कस करके आओगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।